Hello everyone, myself Nirav Shah and from today I am going to start class 11th lectures. So class 11 जैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग तो सबसे पहले आएगा कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हैं। क्लास 11th में जैसे साइंस स्ट्रीम लिया हमने तो हमारे पास फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे साइंस की फील्ड के। तो उस सब्जेक्ट को हम लोग डीपली स्टडी करना चाहेंगे इस 2 सालों में। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स तो पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए हमें फिजिक्स क्यों स्टडी करना है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज इस चैप्टर नंबर 1 से हम लोग फिजिक्स का डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने उसको कैसे डेवलप किया, अभी तक कितना डेवलप हो चुका है और अभी भी इंटरेस्टिंग एक्साइटमेंट कितना बाकी है फिजिक्स के अंदर। अगर आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को या फिर फिजिक्स को स्टडी करेंगे तो आपको फिजिक्स कभी भी टफ नहीं लगेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे ऐसे नए चीजें स्टडी करने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि एवरीडे लाइफ में फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो चैप्टर का नाम देखते हैं हम लोग, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा हमारे आसपास की दुनिया। इस वर्ल्ड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज इनर वर्ल्ड एंड द सेकेंड वन इज आउटर वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो इनर वर्ल्ड हमारे अंदर की दुनिया वो क्या हो जाएगी, जब हम कोई चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके लिए हम लोग कैसा सोचना चाहेंगे, उसके बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, ये सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप होती है और उसी चीज से डेवलप होता है हमारा नेचर, हमारा स्वभाव। तो ये हो जाएगा इनर वर्ल्ड। अब आउटर वर्ल्ड की बात करें तो आउटर वर्ल्ड मतलब जहां पे ये सारे नेचुरल फिनोमिना अकर होते हैं जिसके बारे में हम लोग सोचना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आउटर वर्ल्ड में कोई चीज ठंडी या गर्म है तो उसको हम लोग कैसे सेंस कर पाएंगे। तो इनर वर्ल्ड के अंदर और हमारी बॉडी के पास इतने सेंसर्स है कि हम लोग आउटर वर्ल्ड को सेंस करना चाहते हैं और उसको सेंस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज को टच करेंगे तो उसके बाद हम लोग बता पाएंगे कि वो चीज ठंडी या गर्म है। तो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए हमारे स्किन में भी सेंसर है जिससे हमें पता चलेगा कि वो चीज गर्म या ठंडी है। अगर हमारा सराउंडिंग कितना कलरफुल है वो भी जानना होगा तो वो हम लोग इजीली जान सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर आईज। हमारी आंखों से हमें पता चलेगा कि हमारा सराउंडिंग कितना कलरफुल है, तो वो भी एक सेंसर हो गया। हमारे सराउंडिंग में जो जितने भी साउंड एनर्जी है, जितने भी साउंड क्रिएट होते हैं, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई और लो क्या होगी उसको भी सेंस करने के लिए हमारे पास सेंसर्स है। हम लोग हमारे कानों से ये सारी चीजें सेंस कर सकते हैं। तो हमारा जो इनर वर्ल्ड है उसका यूज करके हम लोग हमारे सराउंडिंग को स्टडी करना चाहते हैं, हमारे फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करना चाहते हैं। बट कंडीशन रहेगी फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फिनोमिना होते हैं, नेचुरल फिनोमिना, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। अगर वो रूल्स रेगुलेशन भी हमने प्रॉपरली स्टडी कर लिए तो हम लोग उसको कंट्रोल करना, हम लोग कुछ चीजें प्रेडिक्ट करना भी सीख जाएंगे। तो फिजिक्स में वही सारी चीजें हमें स्टडी करनी है। तो पहले तो कोई भी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसका डिटेल कॉन्वर्जेशन होगा, हम लोग डिटेल में उसका स्टडी करेंगे, उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे, उसको लेबोरेटरी में वापस कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के साथ देखेंगे, उस फिनोमिना के रूल्स रेगुलेशन, उसके जो नेचुरल लॉज है उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको प्रेडिक्ट करना भी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो पहले तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारी फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मतलब हो गया हमारा सराउंडिंग, हमारा नेचर, ये हमारे आसपास की दुनिया। इस फिजिकल वर्ल्ड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट रहेगा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एंड द सेकेंड पार्ट इज मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब आपको इसके नाम से पता चलेगा माइक्रो मतलब जो हम हमारी आंखों से
नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, ऐसे फिनोमिना, ऐसा पूरा वर्ल्ड वो हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब जिसे हम लोग हमारी आंख से ऑब्जर्व कर पाएंगे, द फिनोमिना विच वी कैन सेंस और वी ऑब्जर्व फ्रॉम आवर नेकेड आईज। तो ये पूरे जितने भी चीजें हमारे आसपास होगी जो हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे, वो पूरा फिनोमिना होगा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। और ऐसे फिनोमिना, ऐसी एक्टिविटीज जो हम लोग हमारे नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, वो सारी चीजें होती है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एंड मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो ये हो गया फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम लोग ये सारी चीजें कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके लिए हमने एक स्पेशल स्ट्रीम बनाई है, साइंस। तो साइंस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ने 1 to 10 स्टैंडर्ड भी साइंस पढ़ा। अब 10th के बाद हमने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट की, उसके अंदर हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज साइंस। तो साइंस का आप लोग डिक्शनरी मीनिंग देख लीजिए, तो वो बताएगा हमें नॉलेज। पर हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ड उसके साथ यूज करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इसका मतलब हमारे पास नॉलेज तो है, पर वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तो पहले हमने 1 2 3 4 ऐसे डिजिट पढ़ने स्टार्ट किए। उसके बाद उनके बेसिस पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे। इसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन बनाना स्टार्ट किया, इक्वेशन का सोल्यूशन किया। इसके बाद हम लोग अभी 11th 12th में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसे फिनोमिना भी स्टडी करेंगे। ऐसे सारी चीजें मैथ्स में भी स्टडी करेंगे। तो आपने देखा होगा ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज मैनर में आ रही है। हमने कभी ये नहीं देखा कि पहले हमने इक्वेशन स्टडी कर लिए, उसके बाद हम लोगों ने 1 2 3 4 ऐसे डिजिट स्टडी करना स्टार्ट किया, और पहले हमने डिफरेंशिएशन देख लिया था, अब हम लोग इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन। तो ऐसे हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में कभी कोई भी चीज से स्टडी नहीं करते। हमने क्लास 1 में जो चीज स्टडी की थी उसके एक 1+ हम लोग जाएंगे, तो सेकेंड क्लास में उससे थोड़ा और एडवांस स्टडी करेंगे, थर्ड में उससे एडवांस हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास जो भी नॉलेज होगा हमारे नेचर के बारे में, वो पूरा नॉलेज एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगा। उसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम लोग बताएंगे साइंस। और उस साइंस का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा, बिकॉज फिजिक्स को माना जाता है किंग ऑफ दिस साइंस। तो फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा रहेगा जिसमें हम लोग हमारे नेचर का स्टडी करेंगे, और उस नेचर में जितने भी फिनोमिना होते हैं उसके रूल्स को भी स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। कौन से लोगों के ऊपर ये सारे फिनोमिना स्टडी होते हैं, कौन से लोगों के ऊपर ये सारे फिनोमिना हमारे सराउंडिंग में दिखते हैं हमें, तो उसके सारे रूल्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी। अब कोई भी फिनोमिना स्टडी करना होगा हमें, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर मेथड के साथ उसको स्टडी करना होगा। उस प्रॉपर मेथड को हमने डेवलप किया और उसको नाम दिया है साइंटिफिक मेथड। इस साइंटिफिक मेथड के साथ हम लोग वो फिनोमिना स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो साइंटिफिक मेथड क्या हो जाएंगे और उसके बेसिक स्टेप कौन से होंगे। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। कोई भी नेचुरल फिनोमिना को हमें सिस्टमेटिक अटेम्प्ट के साथ अंडरस्टैंड करना है। जितना डीपली हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए उतना डीपली उसको अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद उससे जो नॉलेज मिलेगा, एंड यूज दिस नॉलेज टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमिना। और बाद में उसी नॉलेज को हम लोग यूज करेंगे इस फिनोमिना को प्रेडिक्ट करने में, मॉडिफाई करने में, या फिर उसको कंट्रोल करने में। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, हमने अर्थक्वेक को सबसे पहली बार स्टडी किया था कि भाई अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक से कितना नुकसान होता है अर्थ की सरफेस के ऊपर, हम ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग थिंग्स के लिए ये अर्थक्वेक कितना नुकसान करता है। ये सारी चीजें हमने स्टडी की। उसके बाद हमने क्या किया? अर्थक्वेक का पूरा डिटेल में हमने स्टडी किया, और उसके बाद हम लोग ये प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि जो भी अर्थक्वेक होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो कितना नुकसान कर सकता है हमारे डेली लाइफ को। उसके बाद जो अपार्टमेंट्स, जो चीजें पहले गिर जाती थी ड्यू टू अर्थक्वेक,
उस चीजों में हम लोग ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब अपार्टमेंट्स इतने स्ट्रांग बनाते हैं हम लोग और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बनाते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से भी वो गिरेगा नहीं। तो ये सारा डेवलपमेंट हो गया। ये डेवलपमेंट कब पॉसिबल है? जब हमें वो फिनोमिना प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया होगा, पूरे डिटेल के साथ स्टडी किया होगा। तो उस फिनोमिना को हम लोग कंट्रोल इस मैनर में कर सकते हैं कि हमारे डेवलपमेंट को हम लोग आगे लेके जाएंगे, उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। उसके बाद हमने बहुत सारे इक्लिप्स भी देखे होंगे और अभी आज की डेट में हमें पता है कि सपोज सूर्य ग्रहण हो गया तो आज हम लोग ये चीज प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि आज से 1 महीने 4 दिन 5 घंटे में ये चीज वापस रिपीट होगी, वापस सूर्य ग्रहण होगा। तो आज हम लोग इतना अच्छे से प्रिडिक्शन भी कर पाते हैं ये चीज वापस कब होगी। तो ये सारी चीज तभी पॉसिबल है जब हम लोग वो फिनोमिना को पूरे डिटेल में समझ पाए। तो इसीलिए साइंटिफिक मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो सारी चीजें हम लोग को स्टडी कैसे करनी है, हम लोग ये सारी चीजें कैसे पता कर पाते हैं, उसको डिटेल में स्टडी कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने कोई बेसिक स्टेप्स बनाए हैं। उसी बेसिक स्टेप को हम लोग फॉलो करते करते पूरे फिनोमिना को बहुत ही अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो बेसिक स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या हो जाएंगे? तो पहला तो हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। हम कोई भी चीज को पहले तो ऑब्जर्व करना चाहेंगे। हमने वो चीज ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसके बारे में डीपली थिंकिंग किया कि भाई ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज को ऑब्जर्व करना, ये सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लाइफ के अंदर। जब भी कोई साइंटिस्ट अपना काम स्टार्ट करता है तो सबसे पहला उसने वो चीज को ऑब्जर्व किया होगा। ऑब्जर्व करने के बाद उसी चीज को कंट्रोल मैनर में अपनी लेबोरेटरी में डेवलप करना, ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें जो भी फिनोमिना बाहर हमारे फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया उसी चीज को एग्जैक्टली डेवलप करना है हमारे लेबोरेटरी में ड्यू बाय द यूजिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट के साथ हमें वो पूरा डेवलप करना है। उसके बाद हमें हमारे लेबोरेटरी में वो चीज वापस ऑब्जर्व करनी है, उसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के साथ ऑब्जर्व करनी है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ वो देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमने एक फिनोमिना स्टडी किया कि हमने देखा माउंटेन से वाटर, पानी निकल के वो नीचे जमीन पे आ रहा है, मतलब एक हाइट से पानी नीचे आ रहा है। अब वही फिनोमिना को हमने एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया, लेबोरेटरी में एक स्लोप बनाया। पहले हमने पानी को इस स्लोप के ऊपर डाला तो देखा कि पानी सब नीचे आएगा। उसके बाद हमने सोचा कि इस स्लोप पे डालेंगे तो यहां से भी पानी नीचे आया। उसके बाद हमने इस स्लोप का एंगल चेंज किया, इसको हमने नाम दे दिया θ1, इसको नाम दे दिया θ2। बाद में हमने स्टडी किया कि यहां से यहां तक पानी को आने में कितना टाइम लगेगा और यहां से यहां आने में, मतलब अगर मैं स्लोप को चेंज करता हूं तो अलग अलग एंगल के साथ क्वांटिटी ऑफ वाटर का गिरना, नीचे आना, वो टाइम के साथ कोई चेंजेस आएगा, मतलब एक साथ में पानी नीचे आएगा या फिर टाइम में कोई डिफरेंस होगा, टाइम में कोई चेंजेस होगा। तो ये सारी चीजें हमने लेबोरेटरी में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के साथ स्टडी की। तब हमें एक चीज पता चली कि जब भी कोई भी सिस्टम देख लीजिए हम, या फिर पानी का एग्जांपल लिया हमने, तो यहाँ पे देखेंगे वाटर ऑलवेज हायर लेवल टू लोअर लेवल पे ही फ्लो करेगा। तो यहां से एक फिनोमिना हमें पता चल गया कि जब भी पानी फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, तो वो हायर लेवल टू लोअर लेवल ही फ्लो होगा। तो ये एक फिनोमिना हमने कंपलसरी बता दिया यहाँ पे कि यही चीज होती है नेचर में भी। इसीलिए हमें पता है कि पानी ऊपर से ही नीचे आता है, वो माउंटेन से स्टार्ट होके धीरे 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 रिवर में ऐड होता है। तो हम लोग माउंटेन में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, उसके पाथ में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो हमने वही चीज लेबोरेटरी में देखा और लेबोरेटरी में हमने अलग अलग एंगल से उस पानी को नीचे गिराने की ट्राई की। हमें पता चला कि कोई भी एंगल होगा, जब भी स्लोप बनेगा तो उस स्लोप पे पानी ऑलवेज हायर लेवल टू लोअर लेवल ही जाएगा। तो एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिया है जो नेचुरल फिनोमिना हमारे सराउंडिंग में होते हैं, उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हमने लेबोरेटरी में बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो
हमें यहाँ से इतनी चीजें पता चलती है। जब हम लोग कोई भी फिनोमिना को एक्सपेरिमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट हम लोग बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जब भी पानी फ्लो होगा तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे ही फ्लो होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को एक्सपेरिमेंट के साथ भी बता सकते हैं। अब पानी नीचे ही क्यों आया, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगा होगा और कौन से फोर्स के वजह से वो पानी नीचे ही आया, वो स्लोप के ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो उस सारी चीजों का रीजनिंग करना, ये हो जाएगा हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये दोनों चीजें अलग है। क्वालिटेटिव रीजनिंग क्या हो जाएगा, हमें पता लगाना है कि वो पानी नीचे क्यों आएगा, कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स के कंपोनेंट कौन से होंगे, अगर उस फोर्स के कंपोनेंट की डायरेक्शन में ही पानी जाएगा तो ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस, ये सारी चीज हम लोग मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने ये एग्जांपल लिया है कि पानी, कोई भी चीज नीचे क्यों आती है, तो हमें एक बेसिक रीजन उसका पता है, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये एक तो बेसिक फिनोमिना हमें पता है। उसके बाद हम लोग ये भी चीज पता करेंगे कि ये जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं उसके भी कंपोनेंट्स हम लोग स्लोप के ऊपर ले सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम भी हम लोग स्टडी करेंगे, वो बात का पॉइंट है, अभी उसका कोई इंपॉर्टेंस, अभी कोई वो चीज हम लोग स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर में। वो डिटेल में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी दिया है। तो ये सारी चीजों का हमने रीजनिंग करना, मतलब हो जाएगा क्वालिटेटिव रीजनिंग। और उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट एंगल्स पे हमने पानी को फ्लो किया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने स्लोप के ऊपर से रोल डाउन करना स्टार्ट किया। तो पहले एक ऑब्जेक्ट को मैंने इतने एंगल पे रोल करवाया, बाद में इतने एंगल पे इसको रोल करवाया, तो कौन सा ऑब्जेक्ट कितने टाइम में नीचे आएगा, तो अलग अलग एंगल के साथ हमने ये ऑब्जर्वेशन लिया। और तब बाद में पता चलेगा जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही जल्दी नीचे रोल डाउन कर जाएगा। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट को हमने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग क्वांटिटी में हमने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इतने फोर्स से, कोई भी ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना होता है और हमें इतना फोर्स लगाया तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर पाएंगे अगर हम लोग उसको क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली उसका रीजनिंग कर पाए। उसके बाद फोर्थ स्टेप हो जाएगा मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब हो जाएगा हम लोग इसी सारे फिनोमिना के अंदर से कोई मैथमेटिकल मॉडल निकालेंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, अगर उसके ऊपर हम फोर्स F अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैथमेटिकल मॉडल उसका हमें पता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो उसके बाद साइंटिस्ट वही चीज एक्सप्लेन करते करते मैथमेटिकल फॉर्मेशन भी करते हैं उसी चीज का, और इसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में फॉर्मूला। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग हो जाएगा उस चीज के लिए। उसके बाद अगर ये फिनोमिना हमने प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लिया, अगर हमने बता दिया कि एक ट्रेन है, उसके लिए अगर हमने इंजन बनाया, वो इंजन उस ट्रेन को पुल कर सकता है, तो उसके बाद हम लोग बताएंगे अगर मैं उस इंजन को इतने टाइम के लिए चलाऊं और इतने एक्सेलरेशन के साथ पूरी ट्रेन जाएगी तो इतने टाइम में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच जाएगी। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे से उसका प्रेडिक्शन भी कर पाऊंगा कि अगर मैंने मुंबई से ट्रेन को स्टार्ट किया इंजन के साथ इतने एक्सेलरेशन के साथ तो वो सूरत पहुंच जाएगी विद इन 10 आवर्स। तो ये बाद में हमने स्टार्ट किया और देखा तो 10 घंटे में वो ट्रेन वहां पे पहुंच गई। इसका मतलब हमारा प्रेडिक्शन सही हो गया। तो उसके बाद हम लोग प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिक्स के साथ हम लोग उसके बाद में उसका प्रेडिक्शन सही करना भी स्टार्ट कर देंगे और धीरे 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 हमारे प्रेडिक्शन भी सही होते जाएंगे। और उसके बाद हम लोग उसी चीज को अलग अलग फॉर्म में उसको वेरीफाई करेंगे और उसका होगा फॉल्सिफिकेशन। अगर वो गलत भी हो गई थियरी तो उसके अंदर वापस इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर वो थियरी करेक्ट हो गई और सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल हो गई तो उसको वेरीफाई करके हम लोग एक कंफर्म थियरी बना देंगे। और उसके बाद वो जो स्टेटमेंट बनेगा, वो जो हमारा रूल, जो कंडीशन बनेगी, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल लॉ। तो ऐसे फिजिकल लॉ हमारे रेडी होते हैं
ऐसे फिजिक्स के अंदर हम लोग लॉज ऑफ मोशन भी स्टडी करेंगे, जिसको बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ, कंट्रोल मैनर में, रीजनिंग के साथ, मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ हमने ये पूरा लॉज ऑफ मोशन बनाया है। तो वो भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के अंदर। तो इसी तरह से साइंटिफिक मेथड पूरा हम लोग फॉलो करते हैं और उसके बाद नेचर के फिनोमिना को स्टडी करते हैं, और हम लोग एक टाइम पे कैपेबल हो जाएंगे उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए और उसको कंट्रोल भी करने के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली फिजिकल वर्ल्ड की, साइंस की डेफिनेशन हो गई, फिजिक्स की, और साइंटिफिक मेथड हम लोग कैसे साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे नेचर के अंदर जो फिनोमिना होते हैं उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका थोड़ा और मॉडिफिकेशन देखेंगे और फिजिक्स की दो इम्पोर्टेंट ब्रांच हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।